देखिए मारा जाएगा, हौसला कहता है, देख लेंगे। 13 अगस्त की तारीख है, निर्मल सर का जन्मदिवस है। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से उनको बधाई हो। और अभी मैं जस्ट आपके इस क्लास से पहले एक बच्चे से मिला जो कि उत्तर प्रदेश से थे और वो साइकिल से कांवड़ यात्रा लेकर गए थे हरिद्वार और फिर वहां से वो चल लेकर आए थे गंगा जल लेकर के। तो वो जयपुर आए, फिर गंगा जल उन्होंने हमको दिया और मतलब मेरी टीम को दिया और उन्होंने मुझे बोला कि सर ब्रह्मास्त्र ने जाने कितने बच्चों का भला किया है, तो ये गंगा जल आप सभी के लिए हमारी तरफ से है। तो मतलब मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो ब्रह्मास्त्र बैच जो मैंने पढ़ाया था, बड़ी मेहनत लगी थी पढ़ाने में, क्योंकि आप 6-7 महीने एंगेज रहते हो क्लास के अंदर, फिर डेली 2 घंटे आपको पढ़ाना होता है क्लास के अंदर, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होते हैं। और मैंने आपसे कोई बड़ा मूल्य नहीं दिया था उसके लिए, मतलब जो मेरी कॉस्ट आई, सर्वर की जो कॉस्ट आई, वही आपसे मूल्य दिया गया था, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया। तो इसमें उत्कर्ष का, निर्मल गहलोत सर का और हमारी टीम का और आप सभी का प्यार शामिल था, तब वो बैच हो पाया। ब्रह्मास्त्र देखिए आप अंतिम सिलेबस की ओर खड़े हुए हैं, तो ये बैच भी मैंने पूरी श्रद्धा से पढ़ाया था, पूरी मेहनत से इसमें पढ़ाया, तिरंगा बैच पढ़ाया हो चाहे मैंने, तो ये मैंने 2-3 बैच लॉन्च किए थे, कोई नया बैच तो मैंने लॉन्च नहीं किया जीके जीएस का, बस ये 2-3 बैच थे मेरे जो मैंने पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया ना। तो ध्यान से आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं करना है कि कुमार गौरव ने पैसा कम लिया है तो हम छोड़ देते हैं, महंगा वाला कोर्स लेते हैं उसको पढ़ेंगे, ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए ब्रह्मांड हम पढ़ रहे थे, मैं ब्रह्मांड में आपको जो ग्रह 8 की 8 ग्रह लिखा थी, साथ में प्लूटो के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था, ये आपको याद होगा, ठीक है। पर तो मैंने कहा हम पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले हैं, ब्रह्मांड हमारा हो चुका है, सूर्य हमारा तो हो चुका है, तो ब्रह्मांड से हम सूर्य की ओर आते हैं और सूर्य से आपके वहां से जो हमारे ग्रह की ओर आते हैं, पृथ्वी की ओर दोस्तों आते हैं। पहले कुछ बातें पृथ्वी के बारे में लिखते हैं, फिर दोस्तों पृथ्वी के अंदर भी हम महाद्वीप की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए आप दोस्तों, लिखिए आप पृथ्वी, लगाओ हेडिंग पृथ्वी, लिखिए अर्थ, पृथ्वी, लिखिए अर्थ, पृथ्वी। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें आपसे, तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति दोस्तों होती है ना। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करूं मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि 6370 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास मानना पृथ्वी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका आकार गोलाकार नहीं होता है, जियोड शेप होता है, ये मैंने आपसे कहा था। इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये सारी बातें पहले ही पढ़ चुके हैं, पर दोस्तों हम पृथ्वी पढ़ रहे हैं, एक ग्रह के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, देखिए इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, इसका आकार गोलाकार नहीं बेटा ना, इसका आकार कैसा जियोड शेप है, ठीक है। तो इसका आकार कैसा आपकी जियोड शेप में, मतलब गोलाकार नहीं है, इसका आकार कैसा आपकी जियोड शेप में गोलाकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जियोड शेप के अंदर आकार है, आपको ध्यान रखना है ना। सेकंड दोस्तों लेना, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो लगभग 6370 किलोमीटर जो है वो इसकी त्रिज्या, ठीक है। आगे लिखिए, देखिए इसके बाद लिखना आकार, त्रिज्या, इसका घनत्व कितना है, तो इसकी एवरेज डेंसिटी है वो आपकी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसकी एवरेज डेंसिटी है, ठीक है। वो इसका एवरेज घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब होती है, देखिए 4.6 अरब साल पहले जो है ये इसकी उत्पत्ति होती है ना। 4.6 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति होती है, आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी का आकार जियोड शेप है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग आपके 6370 किलोमीटर के आसपास है, घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक तो होता है ये अपने अक्ष पर भी घूमती है और इसके साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर घूमने को बोलते हैं रिवोल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। देखिएगा पृथ्वी एक तो करती है रोटेशन और एक करती है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। एक करती है रोटेशन, एक करती है रिवोल्यूशन, इसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णन, इसको बोलते हैं परिक्रमण। इसका मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों में थोड़ा कम रहता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड रहता है, ठीक है। एवरेज लगभग 24 घंटों के अंदर पृथ्वी जो अपना एक चक्कर अपने एक्सिस पर करती है। आपके देखो जो मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने, आप तो देखना आपके बस उसी स्थान में मैं घूम जाऊं, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, रोटेशन, ठीक है। और मैं अगर ऐसे घूमता हूं तो ये क्या है, ये हो गया रिवोल्यूशन, ठीक है, समझिए। तो पृथ्वी दोस्तों अपने दोस्तों अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करने के 24 घंटे का टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो है वो टाइम लेती है। और दोस्तों इसी से दोस्तों क्या होता है आपके, इसी से आपके दिन और रात दोस्तों होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तो दिन होता है, जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता है वहां पर रात होती है, ठीक है। तो देखिए यह 24 घंटे सॉरी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो है वो टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं नक्षत्र दिवस। और दिन और रात जो है इसी से बनती है, दिन और रात जो है इसी से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं नक्षत्र दिवस कहते हैं और दिन और रात इसी से बनती है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, देखिए रिवोल्यूशन, परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर घूमना, देखिए सूर्य के चारों ओर घूमना वो होता है परिक्रमण या फिर रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं परिक्रमण, लिखा हुआ है, जो कि 365 घंटे 365 दिन 6 घंटों में होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कितने में होता है, 365 दिन 6 घंटे में होता है, इससे बनता है वर्ष। और दोस्तों वर्ष में आपकी कभी कभी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी तो 3-4 महीने 4-5 महीने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर सीधा पड़ता है, तब दोस्तों आपकी गर्मी होती है, कभी दोस्तों आपकी सर्दी होती है। तो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है, सर्दी हो जाती है। जहां पर सीधा प्रकाश पड़ता है वहां तापमान अधिक होता है, वहां गर्मी होती है, जहां कम पड़ता है वहां पर सर्दी होती है, ठीक है। तो ऋतु जो होती है ना आपकी, ऋतु किससे होती है, ऋतु या मौसम जो होता है किससे होता है, इससे होता है, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन जो है वो इससे होता है। ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे ना, ऋतु परिवर्तन जो है ये इससे होता है ना। ऋतु परिवर्तन ये रिवोल्यूशन से होता है, परिभ्रमण से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऋतु परिवर्तन। तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों आपको ध्यान रखना है, घूर्णन और परिक्रमण। हाँ बिल्कुल, देखो आज से सेट स्टार्ट हो चुकी है, तो आज से जो आपकी जो प्राइस दिखेगी बुक की आपको जो है वो जीके जीएस वाली जो मेरी बुक है वो 147 प्लस शिपिंग दिखाई देगी आपको।
बाकी दोस्तों बाकी जो मेरी बुक है ना, जैसे कि वर्ल्ड मैप वाली बुक है या फिर करंट अफेयर्स वाली बुक है, शायद उसकी प्राइस आपको 72 या 80 रुपए दिखाई देगी, मुझे आइडिया नहीं कितनी दिखाई दे रही होगी, शायद 72 प्लस शिपिंग दिखाई दे रही होगी, शायद इतनी प्राइस आपको वहां पर दिखाई दे रही होगी, चेक कर लेना आपसे। तो प्राइस एक कम हो चुकी है, ये सूचना आपसे भी के लिए ना, आप ऊपर कोड यूज करोगे कितनी प्राइस आपकी रह जाएगी, ठीक है। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको एक साथ लिखा दिया। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए, आप मान लीजिए साहब यहाँ पर हमारा अर्थ हो, यहाँ पर हमारा सन हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना सन को, और तो यहाँ पर लिखिए आप एक अर्थ, दो अर्थ, तीन, चार। गुरुजी अर्थ तो एक ही आपने चार क्यों बनाई, तो अर्थ घूम रही है रसगुल्ला, एक ही है, एक बार वो यहाँ पर, एक बार वो यहाँ पर, एक बार वो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, तो अर्थ जो लगातार घूम रही है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखिए आप लोग सन, और यहाँ लिखिए आप लोग अर्थ, अर्थ, अर्थ और अर्थ। देखिएगा ये अर्थ जो है वो आपकी यहाँ पर घूम रही है ना, ठीक है। ये अर्थ दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऐसे घूमने में लगी, ठीक है। ये अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है ना। देखिए जब दोस्तों अर्थ यहाँ पर, दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दूरी देखिए, यहाँ पर दूरी देखिए, और आप यहाँ पर दूरी देखिए, यहाँ देखिए वही बात है। तो आप मुझे बताओ दोनों में दूरी कौन सी अधिक है, आपको दोस्तों महसूस होगा दूरी है ये वाली आपको अधिक दिखाई देगी, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते क्या, इसको बोलते हैं आपके यहाँ पर इनके मध्य, इसको बोलते हैं अधिकतम दूरी, इसे कहते हैं आपके अपस्टोर। देखो याद आपको जब सूर्य और हमने सॉरी हमने जब दोस्तों चंद्रमा की बात की थी, हमने वहां पर आपको पैरोजूल आपके एपोज लिखा था, तो पैरोजूल का मतलब बात, एपोज मतलब आगे मतलब दूरी है। वही दोस्तों जब मैं बात करूंगा आपसे किसी सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी की बात करूंगा, तो अधिकतम दूरी होगी उसको हम बोलते हैं अपस्टोर। क्या बोलते हैं, अपस्टोर बोलते हैं, जैसे उसको हम एपीहीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, इसी को हम एपीहीलियम कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो एपीहीलियम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में अधिकतम दूरी एपीहीलियम, जो कि दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है, जो कि आपके 15.21 पूरा 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, अपस्टोर। और जो सबसे कम दूरी होती है इसको बोलते हैं उपस्टोर। क्या बोलते हैं, उपस्टोर, इसको बोलते हैं उपस्टोर, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं पेरिहीलियम, ठीक है। ये आपकी होती है न्यूनतम दूरी, ये होती है न्यूनतम दूरी, या फिर उपस्टोर कहते हैं, या फिर उसको आपके पेरिहीलियम कहते हैं, जो कि 14.70 किलोमीटर 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। ज्यादा अंतर नहीं होता, फिर भी दोस्तों अंतर तो होता है ना, ज्यादा अंतर नहीं फिर भी अंतर तो दोस्तों होता ही है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा, हेलो वर्ल्ड का मतलब होता है सन, ठीक है, सूर्य होता है, तो एपीहीलियम एफ और अवे मतलब दूरी अधिक है, पेरिहीलियम पे मतलब पास होना, मतलब पास की, तो उपशोर और अपशोर याद मत करो, ठीक है, छोड़ दो दोस्तों, जहां पे पेपर होगा उसमें इंग्लिश का ही साथ में, तो यहां पर देखना ए फॉर अवे, अवे मतलब दूर, तो एपीहीलियम, पी फॉर पास, पास मतलब आपके ये आपके पेरिहीलियम, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी पेरिहीलियम, अधिकतम दूरी उस एपीहीलियम। अब दोस्तों ये सोच के बताओ मुझे आप, यहाँ पर दोस्तों आपके तापमान अधिक होगा या कम होगा दोस्तों आपके, क्योंकि यहाँ पर रसगुल्ला सन और सन से आपके अर्थ आपके सबसे अधिक दूरी पर आपके, तो यहाँ पर तापमान कम दोस्तों होने वाला है। अरे सन का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बहुत कम पहुंच पाएगा, उसकी हीट कम पहुंच पाएगी, तो यहाँ पर तापमान जो कम होगा, ठीक है। मतलब ये वो आपके ये वो दिन होगा जिस दिन और दिन की तुलना में तापमान कम होगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी गर्मियों में होता है, जून जुलाई से आपके बहुत तापमान होता है, आप जानते हो। और ऐसी कंडीशन आपकी जब गर्मी के अंदर जब बहुत गर्मी पड़ी हो 3 तारीख को, तो उस कंडीशन में 4 जुलाई को थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, ठीक है। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपकी सूरज होगा वो पृथ्वी से आपके अधिकतम दूरी पर होने वाला है, वो 4 जुलाई को, ठीक है। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपकी कब हो गया, गर्मी में तापमान को थोड़ा कम कर देगी, गर्मी में तापमान थोड़ा कम करेगी, 4 जुलाई को ये वाली कंडीशन होने वाली है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं दोस्तों सर्दी में जनवरी का महीना होगा, सर्दी दबा के पड़ती है दोस्तों ना, सर्दी के अंदर थोड़ा तापमान बढ़ाएगी, क्योंकि सन और अर्थ के मध्य दूरी न्यूनतम है, सन आपके पृथ्वी के बिल्कुल पास में, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके तापमान बढ़ने वाला है, ये कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। तो सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाली तारीख कौन सी है, वो है 3 जनवरी। कौन सी, 3 जनवरी। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे कि उपशोर कब होता है, तो उपशोर होता है 3 जनवरी को, अपशोर कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है ना, तो उपशोर 3 जनवरी को होता है, अपशोर कब होता है, अपशोर आपका 4 जुलाई को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपशोर और अपशोर दोनों आपके सामने एग्जाम वाला पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको एक साथ दिखा दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उपशोर और अपशोर, उपशोर का मतलब न्यूनतम दूरी होता है और अपशोर का मतलब अधिकतम दूरी होता है। अपशोर को हम एपीहीलियम बोलते हैं, उपशोर को हम पेरिहीलियम बोलते हैं। 4 जुलाई को अपशोर होता है, गर्मी में थोड़ा ठंडक का एहसास दिलाता है, और जो 3 जनवरी को आपके क्या होता है, ये उपशोर होता है, जो कि ठंडक में थोड़ी गर्मी का एहसास दिलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्लास बनाओ, देखिए एक बार दोबारा बनाइए, यही ज्योग्राफी है बेटा ना, महाद्वीप महाद्वीप पढ़ना ज्योग्राफी नहीं दोस्तों ना, वो तो मैपिंग है, असली ज्योग्राफी है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, महाद्वीप वाली तो मैपिंग, वो मैपिंग कहते हैं ना उसको। देखिएगा बनाइए दोस्तों, वापस से बनाइए एक बार, देखो ये 4 आपको दिखाई दे रही अर्थ, ये अर्थ, ये अर्थ, ये अर्थ और ये अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों इस तरह से घूम रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोस्तों मैंने 4 कंडीशन और बनाई, ये साल की 4 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख होती है, ज्योग्राफी के हिसाब से एग्जाम वाला पूछता है, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर कौन होगा, देखिए यहाँ पर होगा आपके 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी कौन होगा, आपके यहाँ पर भी आपका 0 डिग्री अक्षांश होने वाला है, ठीक है। देखिए जब दोस्तों आपके सन की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हो, जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे
वाली है। जब सन की सीधी किरणें विषुवत रेखा की ओर बढ़ती हो तो इसे बोलते हैं हम लोग इक्विनोक्स, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। तो यह जो कंडीशन है इसको बोलते हैं विषुव। यह जो कंडीशन है इसे बोलते हैं विषुव। विषुव का मतलब इक्विनोक्स, ठीक है। यह जो कंडीशन है इसको बोलते हैं विषुव। जब सूर्य की किरणें मध्य रेखा पर सीधी पड़ती हो उसे बोलते हैं विषुव, या फिर उसे बोलते हैं आपके इक्विनोक्स, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों आपकी दिन और रात की अवधि बराबर होती है 12 घंटे, ठीक है। इस कंडीशन में दिन और रात, पहले एक बार मैं बना देता हूं फिर आप बनाना, ठीक है। इस कंडीशन में दिन और रात की अवधि बराबर होती है 12 घंटे जो है वो अवधि होती है, ठीक है। इस कंडीशन में दिन और रात की अवधि बराबर होती है 12 घंटे की अवधि यहाँ पर होती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर समानांतर पड़ती हो, पृथ्वी की मध्य रेखा पर आपकी सीधी पड़ती हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं विषुव कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। और दिन और रात की अवधि यहाँ पर बराबर होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके, यहाँ पर देखिए आपके, यह हो गया हमारा आपकी 0 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कौन हो गया आपके, यहाँ पर आपके, यहाँ पर मान लीजिए आप, यहाँ पर हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सूर्य की किरणें होंगी आपकी कर्क रेखा जो होगी इसके ऊपर सीधी पड़ने वाली, ठीक है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर सीधी पड़ती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या आपके, उसे बोलते हैं ग्रीष्म आयनन, समर सोलिस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं हम लोग ग्रीष्म आयनन। ये मेरी बुक में बना हुआ है डायग्राम है, इसे बोलते हैं समर सोलिस्टिक। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं पर कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। देखिए समर सोलिस्टिक, ठीक है, ग्रीष्म आयनन बोलते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों आपके जो आपसे नॉर्थ आपके हेमिस्फीयर होगा वहां पर उसको गर्मी पड़ने वाली है। तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर आपके साथ देखो, पृथ्वी ऐसे घूम रही है रसगुल्ला, ऐसे पृथ्वी अपने एक्स पे, तो पृथ्वी इसके चारों ओर भी घूम रही है और अपने एक्स पे भी घूम रही है, देखो आप उसको ऐसे घूम रही है पृथ्वी ना। अब ये ज्यादा हाथ मुड़ नहीं पाएगा मेरा, ठीक है। तो ऐसे घूम के वापस यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी होने वाली है, इसलिए इसका नाम समर सोल्स्टिस ग्रीष्म आयनन रखा है। और दोस्तों जिस तारीख को आपकी दिन होता है आपके, जिस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों आपके, भाई गर्मी पड़ेगी मतलब आपके दिन बड़े होंगे रात छोटी होंगी, ठीक है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं रात छोटी दोस्तों होती है, तभी तो गर्मी पड़ेगी रसगुल्ला, तभी तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा। तो यहाँ से दिन बड़े होंगे रात छोटी होंगी। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने वाला है, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। देखिए 21 जून इस तारीख को देखना उत्तरी गोलार्ध में, कई लोग बोलते हैं विश्व का नहीं, विश्व का नहीं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि यहाँ पर बात उसी की हो रही है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वो इस तारीख को होता है, और वो तारीख है इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 21 जून 2015 से शुरुआत होती है, और 2024 के अंदर इसकी जो थीम थी वो थी स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो जब मैंने पिछली बार लिखा है तो वहां पर आपको 30 वाला लिखा होगा, आज मैं आपको 24 वाला लिखा रहा हूँ, ठीक है। यही अपडेट होता है कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो ग्रीष्म आयनन समझ में आ चुका है आपको। तो 21 जून दोस्तों सबसे बड़ा दिन होगा इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और इस तारीख को योग दिवस के रूप बनाएंगे। और जो यहाँ उत्तरी गोलार्ध होगा वहां पर इस टाइम पर आपकी ग्रीष्म आयनन होगा, समर सोल्स्टिस होने वाला है, गर्मी वहां पर पड़ने वाली है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके घूम चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मान लीजिए आप मार्च चल रहा है, मार्च दोस्तों यहाँ पर है, और यहाँ की तारीख का नाम आपकी 21 मार्च, ठीक है। लिखो आप मेरे साथ में, अभी रुक जाओ आप। यहाँ पर तो मार्च चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चल रहा है मार्च, तो मार्च को हमने अप्रैल मई और जून, मैंने तीन महीने के अंतर में इसको बांट दिया, पूरे आपके 12 घंटे को, ठीक है। पूरे आपके 12 महीनों को, तो अप्रैल मई और जून, 21 जून आपके सबसे बड़ा दिन दोस्तों हो गया। फिर दोस्तों वापस आपकी पृथ्वी ऐसे घूमते दोस्तों आएगी यहाँ पर, तो सूर्य का प्रकाश इक्वेटर से सीधा पड़ेगा, तो यहाँ से आपके देखना जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। यह तारीख होगी आपके 23 सितंबर को। तो इक्विनोक्स आपके 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। फिर देखिए आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। यह दोस्तों वो कंडीशन है आपकी। अब दोस्तों पृथ्वी आपके ऐसे थे, ऐसे थी ना, अब ऐसे घूमना स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये तो उल्टी हो गई यहाँ पर, मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर सामने था तो यहाँ दोस्तों आपके कौन होगा, यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर सामने होने वाला है, और ये होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर बोलते हैं इसको, मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध आपके सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। हम जिस गोलार्ध में उसको उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों यहाँ वहां पर आपकी रातें बड़ी होंगी, जबकि साउथ दोस्तों हेमिस्फीयर में आपके ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, आपके वहां पर दिन बड़ा होता है। और हमारे यहाँ पर यूरोप में, भारत में, एशिया में आपके यहाँ पर आपकी रातें बड़ी होती है, ठीक है। यह तारीख कौन सी है? 22 दिसंबर की तारीख सुना आपने, सुना होगा कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात दोस्तों भारत में होने वाली है ना, सबसे बड़ी रात होगी 22 दिसंबर को। तो मैंने आपसे यही कहा दोस्तों आपकी कि जहां दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा वहीं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ी रात होने वाली है, वो आपके 22 दिसंबर की तारीख को होने वाली है, लिख लो इस तारीख को। और इसे बोलते हैं आपके विंटर सोलिस्टिक या फिर शीत आयनन, इसे बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक या फिर शीत आयनन, ठीक है। और मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ये कहा दोस्तों 22 दिसंबर की तारीख आपकी लिखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात जो है इस तारीख को होने वाली, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होने वाली। दिसंबर पर यहाँ पर आगे जनवरी फरवरी वापस मार्च, फिर गोला बड़ा महत्वपूर्ण है सुना। देखो माना कि 4 डेट थी जो आप याद भी कर सकते हो चाहो तो, भाई इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, समर सोलिस्टिक आपके 21 जून और 22 दिसंबर को आपके विंटर सोलिस्टिक होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप याद भी कर सकते हो चाहो तो, और समझने के लिए आपको डायग्राम बनाना चाहिए, आप नोट करो। हाँ बिल्कुल, बुक में दिया हुआ है, बुक में तो लिखा ही हुआ है, आप भी लिख लो यार, बना दो अपने हाथ से, बुक में लिखा हुआ है गुरुजी, तो आप भी लिख लो, बुक में है पेज नंबर 10 के ऊपर। 21 मार्च दिन और रात बराबर, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु छोटी रात, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु छोटा दिन बड़ी रात, लिखा हुआ है सारी बातें। कोई ना, तुम भी बना लो, क्या ही जा रहा है बनाने में।
बारे में मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, कभी एग्जाम में पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब जो पृथ्वी के अंदर हम पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में, जो स्तर वाला पोर्शन उसको बोलते हैं महाद्वीप, और जो जल वाला पोर्शन उसको बोलते हैं, उसे रसगुल्ला हम बोलते हैं आपके दोस्तों, वो होता है हमारा महासागर, ठीक है। तो हम सबसे पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए महाद्वीप, देखो कॉन्टिनेंट, देखो कॉन्टिनेंट महाद्वीप, देखिए देखो कॉन्टिनेंट महाद्वीप, मान लो दोस्तों वर्ल्ड मैप आपके सामने, ठीक है। मान लीजिए वर्ल्ड मैप आपके सामने यहाँ पर है, आराम से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब दोस्तों इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो आप खोल के देख सकते हैं, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं मैप बनाऊंगा इसके बाद, यहाँ पर आपको मिलेगा आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कुछ ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर सुना, यहाँ पर आपको यूरोप मिलने वाला है, सुना, यहाँ पर आपको यूरोप मिलेगा, और यहाँ दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप जो है वो मिलने वाला है। कुछ आपको इस प्रकार आपको महाद्वीप दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ दोस्तों इस प्रकार आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, कुछ ऐसे महाद्वीप आपको दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको अंटार्कटिका जो है बिल्कुल साउथ में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ दोस्तों हमारे पास के जो महाद्वीप थे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। यह महाद्वीप हमारे पास है। अब तो सवाल दो तरह से पूछता है, एक दोस्तों इन महाद्वीपों का आकार, और तो देखिए आपके यह तो हो गया हमारे पास महाद्वीप, ठीक है। इनके दोस्तों बीच में आपके महासागर भी है, ठीक है। जैसे यहाँ मिलेगा आपको कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ भी कौन सा मिलेगा आपके, यहाँ भी आपको प्रशांत महासागर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ भी प्रशांत महासागर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा कौन सा आपके, यहाँ मिलेगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके ये आपको महासागर यहाँ मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आर्कटिक भी है, आर्कटिक सागर यहाँ पर है, आर्कटिक सागर यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको दक्षिणी सागर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। जब वर्ल्ड मैप के स्वरूप में बनाएंगे तो आपको अलग दिखाई देगा, पर एक बार समझने के लिए मैंने आपको ऐसे बना दिया, ठीक है, जिससे आप भी बना पाओगे इसको, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। एक साथ में दोस्तों आपके एक साथ में सब कुछ हजम नहीं होता, धीरे धीरे हजम होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा सवाल पूछ सकता है आपसे, एक तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और एक आपके जनसंख्या के हिसाब से महाद्वीप का सही क्रम क्या है, सुना, ये दो क्रम आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, आपके जो एरिया है उस हिसाब से बात करें। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप पूछूं, या फिर दोस्तों आपके पॉपुलेशन के हिसाब से पूछूं आपसे, शायद दोस्तों आपको देखकर महसूस हो रहा होगा कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह गोले मैंने ऐसे नहीं बनाया रसगुल्ला, ठीक है। इन गोलों को बनाने के पीछे का एरिया था, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप आपको सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो लिखिए नंबर फर्स्ट पे कौन सा एशिया महाद्वीप जो है ये नंबर फर्स्ट पे आपको दिखाई देगा। सेकंड दोस्तों बड़ा गोला आपको अफ्रीका का दिखाई देगा, सेकंड जो बड़ा गोला जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। तो अफ्रीका दूसरे स्थान पे, अफ्रीका जो है यह दूसरे स्थान पे, ठीक है। अफ्रीका दूसरे स्थान पर है एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो पहले स्थान पे एशिया, सेकंड दोस्तों आपके अफ्रीका सेकंड स्थान पे, ठीक है। थर्ड कौन सा आपके, थर्ड लिखिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो आपका तीसरे स्थान पे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है, साउथ अमेरिका महाद्वीप वो आपका नंबर 4 पे, ठीक है। साउथ अमेरिका का महाद्वीप नंबर 4 पे, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अंटार्कटिका महाद्वीप नंबर 5 पे, ठीक है। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप नंबर 5 पे, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह नंबर 5 पे, अंटार्कटिका महाद्वीप नंबर 5 पे दोस्तों ना। और उसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप नंबर 5 पे और यूरोप आपका नंबर 6 पे है ना, यूरोप नंबर 6 पे हो गया। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो नंबर 7 पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये नंबर 7 पे हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आपको क्षेत्रफल के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। लिखिए पॉपुलेशन के हिसाब से, देखिए चाहे दोस्तों बात चाहे आपकी बात क्षेत्रफल की हो चाहे पॉपुलेशन की हो, दोनों में आपका एशिया पहले स्थान पर, ठीक है। दोनों में एशिया जो है वो आपका पहले स्थान पर, ठीक है। चाहे दोस्तों बात आपके क्षेत्रफल की हो चाहे आपकी पॉपुलेशन की हो, दोनों में अफ्रीका दूसरे स्थान पर, दोनों में अफ्रीका जो है वो दूसरे स्थान पर, ठीक है। दोनों में अफ्रीका दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करूं आपसे आपके एरिया की बात करूं आपसे, एरिया यूरोप का कम है दोस्तों, एरिया यूरोप का कम है। और दोस्तों ध्यान रखना आपके पॉपुलेशन यूरोप की दोस्तों अधिक, आपके जितने भी देश आपके उनकी पॉपुलेशन बड़ी अच्छी खासी है। दोस्तों एरिया यूरोप का कम है दोस्तों, पर पॉपुलेशन जो है यूरोप की अधिक है, तो नंबर 3 पे आपका यूरोप आ गया, नंबर 3 पे यूरोप दोस्तों। तो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 3 यूरोप हो गया, नंबर 4 कितना, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके नंबर 4 हो गया, ठीक है। नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, नंबर 5 कितना, साउथ अमेरिका महाद्वीप, नंबर 6 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, और जहां पर जनसंख्या नहीं रहती है वो नंबर 7 आपका अंटार्कटिका हो गया। जहां पर जनसंख्या नहीं रहती है, यहां पर जनसंख्या नहीं रहती है, ठीक है, तो वो अंटार्कटिका हो गया। तो क्षेत्रफल के अनुसार और उससे इसके अलावा पॉपुलेशन के अनुसार जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका महाद्वीप का चार्ट हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ना। पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये क्रम आपको पूरा की पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरुआत के याद कर लो, नहीं दोस्तों ना, ये पूरा क्रम आपको नोट करना है। आपसे पूछ सकता है यूरोप कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल के अनुसार, या फिर आपके पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप कौन से स्थान पर। तो किसी भी महाद्वीप के बारे में आपसे पूछ सकता है। एशिया, अफ्रीका दोनों आपके टॉप पर है, चाहे क्षेत्रफल पूछूं चाहे एरिया पूछूं या फिर आपके जनसंख्या पूछूं, कुछ भी पूछूं आपसे, ये दोनों टॉप पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से महाद्वीप दोस्तों। इसके अलावा जो महाद्वीप के बारे में जो चार्ट था, हल्का सा चार्ट जो है मैंने आपको बना दिया यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार लिख दो फटाक से।
लिया? चलो अब लिखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इधर से ना, नॉर्थ अमेरिका। लिखिए उत्तरी अमेरिका। देखिए कुछ बातें मैं आपको शुरुआत में स्पष्ट कर दूं जिससे कि आपको समस्या ना आए। उत्तरी अमेरिका, देखिए यह जो सब्जेक्ट अपने आप में अथाह सागर है, पूरा विश्व इसमें आता है। पूरा विश्व आपके इन्हीं महाद्वीपों के अंदर आपको दिखाई देता है, इन्हीं महासागर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात मैं आपसे कहूं, उतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आप किसी भी एग्जाम का, पीसीएस का भी एग्जाम का पेरी देते हो तो वहां भी आपको एक कंटेंट जोरदार सहायता करने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों एसएससी देते हो, स्टेट वनडे एग्जाम देते हो, आपके हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम जो मेरे सामने बैठे हुए, पर जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो जनरल वे में पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपके क्या बोलते हैं विश्व का भूगोल नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विश्व का भूगोल मुझे लगता है सब जगह दोस्तों आता होगा। करंट अफेयर्स अगर आपको समझनी हो तो विश्व का भूगोल आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको यही नहीं पता है कि अलास्का कहां पर है, तो आपको यही नहीं पता कि कनाडा कहां पर है, तो आप उसके बारे में न्यूज़ कैसे पढ़ सकते हो? सुना, आपको बांग्लादेश की लोकेशन पता ही नहीं है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में क्या आपके डिफरेंस है, कहां से होकर जाते हैं लोग जो है, तो आप कैसे उसको न्यूज़ को समझ पाओगे? संभव नहीं दोस्तों ना। किसी तैराक ने इंग्लिश चैनल पार करा तो आपको यही नहीं पता इंग्लिश चैनल कहां पर है, तो आप रट्टा मार सकते हो कि उस तैराक ने इंग्लिश चैनल पार कर दिया, पर आपको लोकेशन देखनी है तो आपको मैप पता होना चाहिए। इसलिए जितनी बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आपके पास मैप खुला दोस्तों होना चाहिए। मैं मैप बनाऊंगा यहाँ पर अपने हाथ से, उस मैप को आपको अपने मैप में देखना है और अपने पास एक पेंसिल अपने हाथ में रखना। ठीक है, पेंसिल अपने हाथ में रखना, अगर नहीं है तो वीडियो को यहीं पर रोक दो, पेंसिल लेकर आओ और उस पेंसिल से आपको जो है नोट करना। ठीक है, सुनिए दोस्तों ना, जो भी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं, मान लो दोस्तों मैं कहता हूं अलास्का यहाँ पर, तो आपको अपने पेंसिल से उस मैप के अंदर अलास्का जहां पर हो उसको दोस्तों आपके गोला कर देना। ठीक है, इससे दोस्तों ये होगा जब मैं कहूंगा आपसे नॉर्थ अमेरिका मेरा पूरा हो गया है, तो आप चेक कर पाओगे कितनी लोकेशन आपकी मैप में छूट गई है, कितनी मैंने पढ़ाई दोस्तों ना। तो बार-बार आप रिवाइज करोगे तो आपको वो लोकेशन अलग से दिखाई देंगी कि ये लोकेशन महत्वपूर्ण है, कुमार ग्रुप ने पढ़ाई है इसलिए हमें पढ़नी है, तो आपको दोबारा बार-बार आपको नोट्स पढ़ने नहीं पड़ेंगे, वो लोकेशन आपको वहीं पर दिखाई देंगी। इसलिए जो भी वर्ल्ड मैप आपके पास हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कोचिंग का हो, कोई भी जो वर्ल्ड मैप आपके पास में हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लोकेशन हो, अमेरिका मेरे वर्ल्ड मैप भी वहीं पर है, किसी और के वर्ल्ड मैप में अमेरिका वहीं पर होगा, सेम चीज़ होने वाला है। ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका, देखिए सबसे पहले दोस्तों इस महाद्वीप की खोज करने वाले कौन थे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब आधुनिक इतिहास शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि नए-नए भौगोलिक मार्ग की खोज के लिए स्पेन और पुर्तगाल से लोग शुरुआत करते हैं, विश्व के अंदर भारत की खोज के लिए निकलते हैं। ठीक है, याद करो दोस्तों आपसे, मैंने आपसे कहा दोस्तों आपसे, यह है पुर्तगाल और यहाँ दोस्तों मान लीजिए स्पेन हो गया। ठीक है, मान लीजिए स्पेन यहाँ पर है तो नीचे पर आप यहीं पर मान लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्तों कि यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन के लोग जो हैं वो भारत की खोज के लिए निकलते हैं। ठीक है, पुर्तगाल वालों को बोला गया कि आप ऐसे जाओगे। ठीक है, और स्पेन वालों को बोला गया आप ऐसे जाओगे, जिसको भी मिलेगा वो बताएगा भारत के बारे में। ठीक है, दोस्तों यहाँ से निकले कौन? आप दोस्तों यहाँ से निकले कोलंबस, यहाँ से कोलंबस साहब जो है वो निकलते हैं भारत की खोज के लिए। ठीक है, और जो टाइम किस वर्ष का आपके, यह टाइम हो गया आपके 14 तो आपके यहाँ से कोलंबस साहब निकलते हैं किसके? कोलंबस साहब निकलते हैं किसकी खोज के लिए? 1492 खोज के निकलते हैं भारत की खोज के लिए। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उनको, यहाँ पर उनको जो है क्या मिलता है? यहाँ पर उनको दोस्तों आपके मसाला वाले जो द्वीप प्राप्त होते हैं। इनसे कहा गया था मसाले वाले जो द्वीप होंगे उसे दोस्तों इंडिया कहेंगे हम लोग, वही इंडिया होगा। इनको यहाँ पर मसालों वाला द्वीप प्राप्त होता है, पर दोस्तों इनसे कहा गया था इंडिया आपके किस कंडीशन में होगा? इंडिया जो आपके पूर्वी दिशा के अंदर होने वाला है, पर यहाँ पर पश्चिमी दिशा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोलंबस साहब ने कहा कि इंडिया तो है पर ये पश्चिम वाला इंडिया है, ये वेस्ट वाला इंडिया है, इसलिए दोस्तों इसने इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। ठीक है, इसने कहा इंडिया तो है, ये इंडिया तो है पर ये वेस्ट वाला इंडिया है, इसलिए इसने इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। ठीक है, इसलिए इसने इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। इसको भेजा गया इंडिया की खोज करने के लिए, इसको बोला गया था कि इंडिया आपको पूरा दिशा में मिलेगा और वहाँ मसालों की सुगंध आपको आएगी। ठीक है, यहाँ दोस्तों मसालों की सुगंध उसे आती है पर ये कहता है कि ये पूरा में नहीं है, पश्चिम के अंदर है, तो इसने दोस्तों इसको इंडिया के साथ में वेस्ट लगा दिया, वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। ठीक है, और वही दोस्तों इसके बाद उन्होंने आपके एक महाद्वीप मिल गया इनको और उस महाद्वीप को उन्होंने कह दिया कि आपके न्यू वर्ल्ड का, क्या बोला इसको? न्यू वर्ल्ड कह दिया। और दोस्तों यही वो महाद्वीप आपकी जिसको हमने नॉर्थ अमेरिका कहा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे? वो थे कोलंबस साहब। ठीक है, कोलंबस ने इसको नॉर्थ अमेरिका नहीं कहा था, कोलंबस ने इसको न्यू वर्ल्ड कहा। ठीक है, कोलंबस ने इसको न्यू वर्ल्ड कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, 1492 में, 1492 में स्पेन के कोलंबस द्वारा, स्पेन के कोलंबस द्वारा, स्पेन के कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज की गई, जिसे भविष्य में उत्तरी अमेरिका कहा गया, जिसे भविष्य में उत्तरी अमेरिका कहा गया, जिसे भविष्य में उत्तरी अमेरिका कहा गया, या कुछ ध्यान रखना है। तो न्यू वर्ल्ड से नाम दिया था इसको और इसने कहा ये नई दुनिया है और इसको उत्तरी अमेरिका बाद में कहा गया। तो कोलंबस साहब ने स्पेन के कोलंबस से खोजने निकले थे भारत को, तो भारत को नहीं खोज पाए, वेस्ट इंडीज को खोज लेने उन्होंने कहा इंडिया तो है पर वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज नाम दे दिया और न्यू वर्ल्ड की खोज उन्होंने कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दिखता कैसे? ठीक है, और आपको बनाना है अपनी कॉपी में, जैसा भी दोस्तों बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले तो मैं बना रहा हूँ, फिर दोस्तों आप बनाना कहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं इसको ना। थोड़ा ठीक से करता हूं इसको, थोड़ा और ठीक करो, इस समय थोड़ा दिक्कत कम आएगी तो समझने के लिए, इसलिए थोड़ा और ठीक करो इसको। हाँ ऐसे कर लीजिए, क्या हो गया? हाँ, ऐसे कर लीजिए। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके पास में, सबसे पहले कौन कौन से देश दोस्तों इसके अंदर है हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको अलास्का मिलेगा, ये कोई देश नहीं है, यह यूएसए का एक प्रांत है। जैसे हमारे राज्य होते हैं वहां पर प्रांत होते हैं, 50 प्रांत है वहां पर, उसमें से एक प्रांत अलास्का भी जो आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपके कनाडा जो है वो आपको दिखाई देगा, ये कनाडा जो है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है,
कनाडा देश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको अमेरिका जो देश है आपके यूएसए देश जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको मैक्सिको देश जो है वो आपको मिलने वाला है, मैक्सिको देश जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्री मिलेंगी, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इन्हें बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो एक क्रम भी आपको खोपड़ी में होना चाहिए, ठीक है। अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इसमें कौन कौन आते हैं वो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देश कौन सा मिलेगा, यहाँ पर देश जो मिलेगा उसका नाम है क्यूबा, क्यूबा वो यहाँ पर मिलेगा, क्यूबा देश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। क्यूबा देश दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसके पास दोस्तों यहाँ पर आपको जमैका देश मिलेगा, ठीक है। इसके पास में आपको जमैका देश मिलेगा, और दोस्तों ये वही स्थान है आपके जहाँ पर कोलंबस पहुंचता है, इसको दोस्तों हमने वेस्ट इंडीज नाम दिया, तो वही स्थान आपके सामने यहाँ पर है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे द्वीप आपको मिलेंगे, और दोस्तों इसमें अंतिम देश कौन सा होगा, अंतिम जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये भी इसी का भाग है, ठीक है। वेस्ट इंडीज, क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक या फिर ट्रिनिदाद टोबैगो, ये सारे देश आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक दोस्तों मैप में उसके देश के नाम आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जब आप मैप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर आपको एक जो है उस आइलैंड भी दिखाई देगा आपके मैप में, नॉर्थ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप के अंदर इधर आपको एक आइलैंड दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड कहते हैं। और दोस्तों उसके नीचे आपको डेनमार्क लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके नीचे आपको डेनमार्क जो है ब्रैकेट में, अगर आपके पास मैप अच्छा है तो ब्रैकेट में आपको डेनमार्क लिखा हुआ दिखाई देगा, क्यों लिखा हुआ दिखाई देगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। डेनमार्क आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आप जिस पेज में डायग्राम बना रहे हो दोस्तों उस पेज को खाली छोड़ दो, वहीं पर उसके अगले वाले पेज पर आपको नोट करना है, मैं इस पे वापस आऊंगा, पहले जो मैंने लिखा है उसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए एक देश कौन सा है, कनाडा देश हो गया, ठीक है। एक देश हो गया यूएस जो हमारे काम का है, एक हो गया मैक्सिको, एक है क्यूबा और एक है ग्रीनलैंड। इनकी हमको राजधानी याद रखनी है, ठीक है। इनकी हमको जो राजधानी होगी वो हमको ध्यान रखनी है दोस्तों ना। देखो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, क्या है, ओटावा, लिखिए ओटावा। वैसे राजधानी मैं आपको पहले भी लिखा चुका तिरंगा में, फिर भी लिख दो, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन नहीं है, वाशिंगटन डीसी है, डीसी बोलना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलना, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिकन सिटी है, मैक्सिको सिटी जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है। क्यूबा की राजधानी पूछूं आपसे, हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी, ठीक है। ग्रीनलैंड पूछूं आपसे, ग्रीनलैंड पूछा आपसे, ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी आपकी, ग्रीनलैंड की राजधानी आपकी नूक या गोडबोक, नूक या गोडबोक जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है। कनाडा ओटावा, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिकन सिटी, क्यूबा हवाना, ग्रीनलैंड नूक या गोडबोक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वापस आइए वहीं पर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके आसपास देश, इसके आसपास जो समुद्र है वो कौन कौन से, देखो आपके दोस्तों मैप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रशांत महासागर, चेक करो, यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कौन सा, अटलांटिक महासागर, गोला करते जाना साथ के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा, अटलांटिक महासागर जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये तो दोस्तों आपके महासागर हो गए, कुछ सागर भी दोस्तों आपको दिखाई देंगे ना, ये तो महासागर दोस्तों ना, कुछ सागर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर तो देखिए आप अलास्का दोस्तों, इसके पास अलास्का के पास में यहाँ पर दोस्तों आपको बेरिंग सागर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बेरिंग सागर दिखाई देगा दोस्तों, अलास्का के पास में आपको बेरिंग सागर दिखाई देगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों उसके उधर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप जो है वो दिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तो आपको एशिया महाद्वीप या फिर रूस लिखा हुआ दिखाई देगा, एशिया महाद्वीप का हिस्सा रूस वो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपके मैप में, क्या लिखा हुआ आप चेक करना, ठीक है। एशिया या यूरोप, एशिया या रूस आपको दिखाई देगा, कहीं कहीं तो साइबेरिया दिख सकता है, रूस का जो हिस्सा यहाँ टच करता है वो है साइबेरिया, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको यहाँ पर बेरिंग या बेरिंग सागर के इधर आपको मिल सकता है, ठीक है। एशिया, रूस, साइबेरिया कुछ भी आपको मिल सकता है, आपके मैप में क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एशिया, रूस या साइबेरिया कुछ भी दोस्तों मिल सकता है, महाद्वीप एशिया, देश रूस है, स्थान साइबेरिया है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपको बेरिंग सागर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप आगे दोस्तों बढ़ोगे आप, यहाँ दोस्तों खाड़ी मिलेगी आपको, बोलते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आपके हडसन की खाड़ी। देखो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक हडसन की खाड़ी आपको ऐसे मिल रही होगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको हडसन की खाड़ी जो है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब दोस्तों आप घूमकर तो यहाँ पर आओ ना, यहाँ पर दोस्तों मैक्सिको के पास में यहाँ पर आपको मैक्सिको खाड़ी जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो मैक्सिकन गल्फ जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है ना। क्यूबा से दोस्तों ऊपर आपको कौन सी मिलेगी, क्यूबा के ऊपर जो मैक्सिकन गल्फ है वो आपको मिलने वाली, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके नीचे पूछूं आपसे, यहाँ पर आपके यहाँ पर कैरेबियन सागर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन मिलेगा, यहाँ पर बेटा आपको कैरेबियन सागर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैरेबियन सागर जो है वो आपके मैप में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्यूबा के नीचे दोस्तों आपको कैरेबियन सागर मिलेगा। और दोस्तों जो आपके जमैका, वेस्ट इंडीज, आपके टोबैगो, इन सबको क्या बोलते हैं, सबको हम कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। इन सबको कैरेबियन आइलैंड कहते हैं, कैरेबियन द्वीप कहते हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बड़े दो महासागर, इसके अलावा बेरिंग सागर, हडसन की खाड़ी दोस्तों, मैक्सिकन गल्फ, कैरेबियन सागर, हम बाहर से घूम रहे दोस्तों ना, अभी हम इस महाद्वीप के बाहर घूम रहे हैं, अभी अंदर प्रवेश हमने नहीं किया दोस्तों ना, अभी केवल आपको बाहर घुमा रहा हूं, ठीक है। तो बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, मैक्सिकन गल्फ, अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जल संधियां होती है दोस्तों, जल संधि का मतलब होता है जल वाले भाग को छोड़ना और स्थल वाले भाग को अलग करना, उसको बोलते हैं जल संधि, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार लिखिए आप मेरे साथ, देखिए जल संधि स्ट्रेट आपको ये मिलेंगे, आपके मैप में दिखाई देंगे, ठीक है। लिखिए जल संधि जल वाले भाग को जोड़ती है, वही स्थल वाले भाग को अलग करती है। जल संधि जल वाले भाग को जोड़ती है, वही स्थल वाले भाग को अलग करती है, ठीक है। तो वाटर स्टेट जल वाले भाग को जोड़ता है और जो स्थल वाला भाग होता है उसको अलग करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल वाले भाग को जोड़ता है और जो स्थल वाला भाग है उसको अलग करता है। देखिए वापस दोस्तों मैप क्यों रही, मैं फिर कह रहा हूं ये पेज आपको खाली करना है, ठीक है। देखिए जहां जहां दोस्तों आपको सागर दिखाई देगा, जहां जहां आपको दो लैंड पार्ट दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में संधि होगी दोस्तों। जहां जहां आपको दो लैंड पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और बीच में आपको पानी दिखाई दे रहा है, वहां पर संधि होने वाली है। देखो यहां दोस्तों आपके यहाँ आपको
एशिया महाद्वीप में आपको लैंड पार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ अलास्का आपको लैंड पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके दोस्तों बीच में आपको बेरिंग सागर दिखाई दे रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपकी संधि होने वाली, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी संधि होने वाली, यह संधि आपके सामने यहाँ पर, इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर मत लिखिए वरना खींच जाएगा, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, आगे हम लिख देंगे नाम, ठीक है। तो बेरिंग सागर इसके बीच में आपके एशिया और अलास्का को अलग करने की संधि कौन सी है, वो है बेरिंग जल संधि, इसका नाम मैं आगे लिखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट संधि आपके आपके मैप में दिख रही है दोस्तों ना। देखो जब भी दोस्तों आपको देश या फिर शहर का नाम देखते हो तो आपको पॉलिटिकल मैप में देखना है, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको झील, नदी, संधि, पर्वत, पहाड़ देखते हो तो आपको साथ में फिजिकल मैप होता है उसमें देखना है, ठीक है। ये सारी बातें फिजिकल मैप में आपको मिलने वाली, ठीक है। हो सकता है पॉलिटिकल मैप में भी और फिजिकल मैप में आपको निश्चित मिलेंगी सारी बातें, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका बेरिंग जल संधि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके जहां भी दोस्तों आपको 2 लैंड पार्ट मिलता है, तो यहाँ देखो आपके यहाँ दोस्तों लैंड हो गया आपके, और यहाँ पर लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों लैंड हो गया और यहाँ लैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जल संधि है, वो नंबर 2 दोस्तों ना, यहाँ पर जल संधि है वो नंबर 2 लिखिए आप, यहाँ पर जल संधि है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके आगे बढ़िए, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो दोस्तों ना, यहाँ पर आपको मैक्सिकन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, आपके मैक्सिकन आपको मिलेगा, उसका क्यूबा मिलेगा आपके। तो यहाँ भी एक संधि है दोस्तों, यहाँ भी संधि है, मैक्सिको तो मैक्सिको वाला हिस्सा है आपकी और क्यूबा वाला हिस्सा, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लो दोस्तों, इसको ठीक कर लेना आप, ये पूरा हट जाए भाई साहब, तो ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, मतलब हमारे मैपिंग के हिसाब से ठीक रहेगा, बाकी ठीक तो ये भी है। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ लिख लो सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये मैक्सिको वाला आपके यहाँ पर सुना, तो नंबर 3 संधि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच संधि आपके सामने यहाँ पर है, उसे नंबर 3 संधि होगी, ठीक है। बाकी तो देखो आप, यहाँ भी लैंड पार्ट है, यहाँ भी लैंड पार्ट है, इनके बीच में संधि होती है ना, पर हमें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 3 संधि याद रखनी है, नंबर फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3 सुना। ये 3 संधि हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के हिसाब से महत्वपूर्ण संधि है, जो एग्जाम वाला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये 3 संधि दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए लिखिए मेरे साथ में, देखिए नंबर फर्स्ट है बेरिंग संधि, नंबर फर्स्ट कौन सी है, बेरिंग जल संधि। आप दिमाग लगाओ अपना, मैंने कहा दोस्तों ये लैंड पार्ट को अलग करेगी, मतलब इसको अलग करने वाली है ये एशिया और अलास्का को सेपरेट करती है, अलग करती है। एशिया और अलास्का को सेपरेट कौन सा करता है, आपका बेरिंग जल संधि जो है एशिया और अलास्का को सेपरेट करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए बेरिंग जल संधि। आप उसको याद करो, अपनी खोपड़ी तो आपकी लगाओ, देखो जैसे मैंने नंबर 2 लिखा, आप उस लोकेशन पहुंच गए, समझो काम हो गया। याद तो आप डेनमार्क सॉरी ग्रीनलैंड आपके वहां आसपास, तो वहां तो आपके द्वीप है नाम बैफिन द्वीप, देखिए आपकी तो बुक में मिल जाएगा, आपको देखना आप यहाँ पर तो आपको द्वीप कौन सा मिलेगा, आपकी बैफिन द्वीप मिलेगा, बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य संधि कौन सी आपके, वो है लिखना आपके बेरिंग जल संधि, देखिए बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य संधि कौन सी आपके, वो है डेविस जल संधि, ये कनाडा का पार्ट, ठीक है। देखिए नंबर 3 जो एग्जाम में बार-बार पूछता है आपके, वो है नंबर 3, ठीक है। जो एग्जाम में से बार-बार आती है वो नंबर 3 है, आपने एग्जाम देखा होगा वहां पर युकाटन चैनल, लिखिए युकाटन चैनल। अगर साथियों संधि तो थोड़ी सी बड़ी होना तो उसको बोलते हैं चैनल, अगर संधि का आकार स्टेट का आकार थोड़ा बड़ा हो तो उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। युकाटन चैनल सुना, क्यूबा और मैक्सिको जो है उसको अलग करने वाला कौन आपके, युकाटन चैनल लिखना, क्यूबा और मैक्सिको, ये पूछता है एग्जाम, क्यूबा और मैक्सिको के मध्य, मैक्सिको को पृथक करने वाला, सेपरेट करने वाला। देखो यहाँ दोस्तों आपको जल वाला भाग भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर तो कौन सा, यहाँ पर आपका युकाटन चैनल आपके पास यहाँ पर, तो मैक्सिको और क्यूबा दोस्तों इसको अलग करने वाला, ठीक है। और वही दोस्तों आपके कैरेबियन सागर और जो आपके मैक्सिको की खाड़ी है उसको जोड़ने वाला है, सुना जल भाग को जोड़ेगा, इस भाग को अलग कर दिया, इस भाग को अलग कर दिया, जल भाग को जोड़ दिया, तो कैरेबियन सागर और जो मैक्सिकन गल्फ है इसको जोड़ने वाली संधि कौन सी आपके, वो दोस्तों आपकी संधि युकाटन चैनल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए मेरे साथ, लिखिएगा कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि, ये एग्जाम में बार-बार पूछता है, यह वाला क्वेश्चन एग्जाम बार-बार पूछता है। अभी मैं दिखाऊं आपको, देखो एक बार, देखो सवाल देखो, अब तो कर दोगे आप, मुझे भरोसा है। हरियाणा सिविल सर्विस का सवाल दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो देसी देसी ना बोला कर छोड़ी रे, इस देसी की फैली दुनिया हो रही है। देखो भाई बताओ आंसर क्या होगा इसका, युगाटन जनसंधि 2 देश कौन से हैं, हरियाणा सिविल सर्विस 19 का पेपर है ना, मैक्सिको और क्यूबा, इटली और अल्बानिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। बताओ क्या आंसर होगा, कर दोगे अब तो आप। तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, आपको युगाटन चलना, आपके पूछ ले जल सागर, जल वाला पार्ट कौन सा, तो मैंने आपको बता दिया जल वाला पार्ट कैरेबियन सागर, मैक्सिको खाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापस दोस्तों आइए, वापस मैप पे आइए, देखिए हम
दोस्तों इस मैप की ओर थे। मैंने आपको 3 जल संधि पढ़ा दी महत्वपूर्ण, सुना? तो सबसे पहले मैंने आपको देश का नाम लिखाया था, देश कौन-कौन से इसके अंदर है। फिर दोस्तों मैंने आपको देश, दोस्तों उसके अलावा मैंने आपको जो जल वाला पार्ट है मैंने आपको वो पढ़ा दिया, ठीक है? फिर मैंने आपसे कहा इनके संधि कौन-कौन सी है, वो संधि दोस्तों मैंने आपको दिखा दी, ठीक है? यहाँ दोस्तों ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, देखो। ग्रीनलैंड दोस्तों आपके ज्योग्राफिकल रूप से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके। पर दोस्तों इसके ऊपर अधिकार डेनमार्क है। कभी सवाल पूछा आपसे ग्रीनलैंड पॉलिटिकल रूप से किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपके यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है और डेनमार्क का उसके ऊपर अधिकार, ठीक है? लेकिन दोस्तों ग्रीनलैंड आपके ज्योग्राफिकल रूप से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, वो ग्रीनलैंड है। ये 2 बातें लिख लीजिए आप मेरे साथ में। ये 2 बातें आप इसके आगे लिख दीजिए। देखिए ग्रीनलैंड, इसे मैपिंग कहते हैं बेटा ना, मैपिंग। एक बात को मैप पे लिखाया, उसको फिर लिख दिया। देखो ग्रीनलैंड। आपने दोस्तों आज तक कैसे पढ़ा होगा ना, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख महाद्वीप, विश्व की प्रमुख राजधानियां, प्रमुख मुद्राएं, प्रमुख झीलें, तो वो वर्ल्ड मैप तो नहीं है ना, वो मैपिंग नहीं है। वो केवल कंटेंट है जो आपने पढ़ लिया या याद कर लिया, ठीक है? जब आप मैप को देखते हो, उसमें जो समझते हो, उसको लिखते हो, वो मैपिंग कहलाता है। इसको कार्टोग्राफी कहते हैं ना, मैपिंग करने को बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है? देखिएगा ग्रीनलैंड। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों यहाँ पर ग्रीनलैंड के बारे में मैंने कहा आपसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा, ग्रीनलैंड। सुना? देखिए आप, इसके ऊपर अधिकार किसका है, डेनमार्क। तो मैंने आपसे ये कहा कि ज्योग्राफिकल रूप में ग्रीनलैंड किसका किसका हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और वहीं पॉलिटिकल रूप में ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है, ठीक है? तो पॉलिटिकल रूप में ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, जो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब आइए वापस देखिए, ये आपको मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पर दोस्तों आते हैं, ये आपके बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर दोस्तों। एक मैक्सिको दिखाई दे रहा है आपको, और एक आपको सेंट्रल अमेरिका दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के साथ मैक्सिको को पढ़ते हैं, ठीक है? अगर दोस्तों मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिकन देश बोलते हैं, तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपके मिड अमेरिका बोलते हैं। मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, इसे बोलते हैं आपके मिड अमेरिका बोलते हैं। मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका, इसको बोलते हैं मिड अमेरिका। देखो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन आएगा वो भी बात करेंगे दोस्तों ना। पर एक सवाल आपको नोट करना है यहाँ पर, ऐसे नहीं बन पाएगा, छोड़ो आप, ऐसे लिख दो आप सीधा, ये बन नहीं पाएगा। आप तो ऐसे लिख दो, कौन सा कलर, ये वाला लिख दो। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मिड अमेरिका, ठीक है? इसे बोलते हैं मिड अमेरिका। चलो लिखो आप मेरे साथ में, यहाँ पर लिखो, देखो मिड अमेरिका। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें एक तो मैक्सिको और एक इसके अलावा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है वो शामिल है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है वो इसमें शामिल है। तो मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका जो कंट्री है वो शामिल है आपकी मध्य अमेरिका में, मिड अमेरिका में दोस्तों। ये समझ लो कंसेप्ट, बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन देश जो है वो आपके किस नाम से मिलाकर आपका बनता है मिड अमेरिका, ठीक है? अगर दोस्तों मिड अमेरिका और साथ ही नीचे आपकी एक कॉन्टिनेंट आपके साउथ अमेरिका दोस्तों ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोस्तों, मिड अमेरिका और दोस्तों आपके साउथ अमेरिका दोस्तों, अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो क्या बनता है आपकी लैटिन अमेरिका। आपने सुना लैटिन अमेरिका ना, तो मिड अमेरिका, इसमें मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका के साथ है आपके, और उसके बाद में अगर साउथ अमेरिका महाद्वीप तीनों को जोड़ तो क्या बन जाता है, लैटिन अमेरिका बन जाता है। देखो यहाँ पर लैटिन अमेरिका देखिए, मिड अमेरिका मतलब मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन देश हो गए, प्लस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप। अगर दोनों को जोड़ दूं मैं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा लैटिन अमेरिका दोस्तों ना। मिड अमेरिका का मतलब क्या हो गया, मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका आपकी मिड अमेरिका, ठीक है? वही मिड अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका क्या हो गया आपका, वो लैटिन अमेरिका हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों एक गुत्थी आपके सामने अभी भी उलझी हुई है और वो है सेंट्रल अमेरिका। आइए दोस्तों एक बार सेंट्रल अमेरिका जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है? वैसे आपको कोई पढ़ाएगा नहीं सेंट्रल अमेरिकन देश कौन कौन से, पर मैप में आपको मिलेंगे। जो मेरा जो मैप है उसमें मैंने दिया हुआ आपको सेंट्रल अमेरिका के बारे में दोस्तों ना। देखो इसमें बहुत सारे देश शामिल दोस्तों हैं, इसमें बहुत सारे देश शामिल है। बेलीज, ग्वाटेमाला, शायद उसका आपने नाम भी ना सुना हो, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा नाम सुना होगा आपने, पनामा जल संधि, ठीक है? तो ये सारे देश शामिल हैं। इसकी ट्रिक भी होती है ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले देश का नाम लिखते हैं, फिर दोस्तों आपको उसकी ट्रिक जो है वो लिख देते हैं। चलो पहले ट्रिक लिख लो आप लोग, पहले ट्रिक लिख लो, फिर देश का नाम आपको लिखाऊंगा, ठीक है? तो ये ट्रिक क्या है इसकी, इतना ब्यूटीफुल, गुरुजी तो काम की ट्रिक है, हाँ काम की दोस्तों ना। देखो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कर, ब्यूटीफुल कर, देखिए ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा, ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम, हैज नॉट कम इन पार्ट, ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम इन पार्ट, ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम इन पार्ट। देखो BGEHNCP, ठीक है? देखो B फॉर बेलीज, अरे दिल तो भेज दो एक बार, आपने जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो इनको। G फॉर लिखा ग्वाटामेला, E फॉर लिखिए एल सल्वाडोर, H फॉर लिखिए होंडुरास, N फॉर लिखिए निकारागुआ, C फॉर लिखिए कोस्टा रिका, P फॉर लिखिए पनामा। ये देश है ना, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम इन पार्टी ना, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि क्रम है, यह नॉर्थ से साउथ का जो क्रम है ना, ये आपके नॉर्थ टू साउथ जो है इसका क्रम भी है, ठीक है? तो ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम इन पार्टी, सो ये कुछ देश आपके, सो जो सेंट्रल अमेरिका से लिखा था मैंने आपके मैक्सिको के नीचे वाला हिस्सा है उसमें सारे देश सेट किए हुए हैं ना। तो ब्यूटीफुल गर्ल, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये आपको कुछ देश ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण देश है। देखो मेरा मतलब तो ये है कि आपको एग्जाम में सवाल तो आ ही जाएगा ना। जब उस वर्ल्ड मैप में आपको पढ़ा रहा हूं तो वर्ल्ड मैप आपको जो दिख रहा है वो तो मैं आपको बताऊं कम से कम ना। अब सेंट्रल अमेरिका देश आपको दिख रहा है, कई लोग नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 4 नाम दिखाते हैं, मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा, यूएसए। नहीं दोस्तों, बाकी भी तो है ना। वो जो आपके मैप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कम से कम उसके बारे में बच्चे को पता तो हो, लैटिन अमेरिका क्या होता है, सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, तो मिड अमेरिका क्या होता है, ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। देखो अब उसे मैप देखो आप लोग, कई लोग दोस्तों ना इस मैपिंग को बनाने के पैसे ले लेंगे आपसे, ठीक है? 1000 रुपया, 500 रुपया उसको ले लेंगे दोस्तों।
मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मैं भी उससे सीख लो ना, यही पढ़ते मैं भी ना। बस जब मेरे पास सोचो आप 30 दिन होंगे तो मैं आपको 30 दिन के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे पास 7 दिन होंगे तो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। समय के अनुसार तय करता है कंटेंट कितना देना, ठीक है। तो जब मैं आपके कभी ज्योग्राफी का बैच पढ़ाऊंगा इसमें, तो वहां आपको खूब पढ़ाना पड़ेगा मुझे। एक महाद्वीप 5 दिन पढ़ाऊंगा, 10 दिन पढ़ाऊंगा महाद्वीप, वो भी चलेगा दूसरा वहां पर। यहाँ पर मैं आपको काम की बात करता हूँ जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछता है, पीसीएस के प्री तक पूछता है, वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्यों समझाने के लिए, सुनो। देखिए यहाँ पर जो कौन आपकी, ये हो गया सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ठीक है। इसको लिखा हम सीए, ठीक है। सीए सुना, ये हो गया हमारा सीए, ठीक है। ये तो हो गया सीए सुना। इसके ऊपर कौन था, यहाँ पर आपके, यहाँ पर था आपका मैक्सिको, कौन था, मैक्सिको, ठीक है। कौन सा, ये जो देश आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आपके नीचे वाला देश दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो गया, ये जो देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके देश में महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, देखिएगा। मैंने आपसे जो कहा है वो मैंने आपसे ये कहा बेटा यहाँ पर कि मैक्सिको प्लस दोस्तों आपके कौन है, प्लस सेंट्रल अमेरिकन देश है, वो होता है मिड अमेरिका, ठीक है। और भाई दोस्तों मिड अमेरिका प्लस आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप, अगर तीनों को मिला दोस्तों, अगर इन्हें मिला दूं मैं तो क्या बनेगा, लैटिन अमेरिका बनेगा। ये मैंने आपसे कहा। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कौन कौन सी, तो बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारी आपकी कौन सी कंट्री है, वो आपके सेंट्रल अमेरिका वाली कंट्री है। साउथ अमेरिका में कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा साउथ अमेरिका, तो वहां आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके मैप में दोस्तों हम जो है बाहर तो घूम लिए, जितना हमें घूमना है बाहर तो हम लोग घूम चुके हैं, मैप के अंदर जो हमें जाना था बाहर हम लोग जान चुके हैं ना। अब देखिए आप यहाँ पर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको दोस्तों, इनकी बाउंड्री कहीं ना कहीं बाउंड्री होगी आपकी, दो देश आपके, दो देश के बीच में सीमा दोस्तों होगी आपकी, बाउंड्री होगी। कनाडा जहां समाप्त हो रहा है यूएसए वहां पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बाउंड्री दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और एक दोस्तों बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ये दो बाउंड्री आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। यहाँ दोस्तों जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, मैं आगे लिख दूं दोस्तों, मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखना हम यहाँ लिखते हैं, देखिए सीमा, बाउंड्री, ये वो लप्पू सत्य वाली सीमा नहीं दोस्तों, ये बाउंड्री है। देखिएगा एक तो है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ऐसे बना लो आप, ठीक है। देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे इनके बीच जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जो बाउंड्री है पर्वत और नदी दोनों, ठीक है। क्या नाम है इसका, रियो ग्रैंडी। तो रियो ग्रैंडी जो नदी है वो इनके बीच बाउंड्री। तो कभी सवाल पूछे आपसे मैं यूएस और कनाडा के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है, तो वो है आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। वहीं सवाल पूछा आपसे यूएस और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपके रियो ग्रैंडी नदी, आपको ध्यान रखना है, वो इनके बीच बनाने वाली नदी, ठीक है। तो रियो ग्रैंडी नदी आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। उस मैप की कहानी यहाँ पर हमारी समाप्त दोस्तों। अब दोबारा हम मैप बनाएंगे जहाँ पर दोस्तों मैं आपको लिखाऊंगा कि कर्क रेखा कहाँ से दोस्तों निकलती है और जो आर्थिक रेखा है वो कहाँ से निकलती है। कर्क रेखा वाला सवाल नहीं पूछता और जो आर्थिक रेखा वाला सवाल पूछता है वो बहुत कम देशों से निकलती है और जो ऊपर से निकलती है, इसलिए एग्जाम में सवाल बनता है, तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर दोस्तों वही मैप बनाइए आपको, एक बार फिर वंस देयर वाज ए क्रो वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, ठीक है। चलो बनाओ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप एक बार फिर दोस्तों आपके साथ छोटा बनाना, जिससे आसपास लिख पाए, ठीक है। हर चीज को समझा करो कि मैंने छोटा क्यों बनाया दोस्तों, मैं आसपास लिख पाऊं इसलिए छोटा बनाया, ठीक है। तो आपको छोटा बनाना, बीच में बनाना, साइड में मत बना देना, बीच में बनाना है, कॉपी के बीच में, ठीक है। एक अलग पेज बनाइए, वो आपका भर चुका होगा इसलिए अब उसको छोड़ते हैं, एक दूसरा मैप वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने जब मैं मैप बना रहा हूं तो आपको दिमाग में वो आना चाहिए कि यहाँ अलास्का है, यहाँ कनाडा है, यहाँ आपके यूएसए, यहाँ मैक्सिको, यहाँ के सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। नाम याद नहीं है कोई बात नहीं, पर आपको ये देश आपको याद रहना चाहिए। जैसे क्यूबा है यहाँ पर, यहाँ कैरेबियन सागर, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से ग्रीनलैंड है, उसके बीच डेविड जल संधि है, यहाँ हडसन की खाड़ी है, यहाँ बेरिंग जल संधि है, यहाँ अलास्का है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, मैक्सिकन गल्फ यहाँ पर। ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक आध दिन में आपके दिमाग में आ जाएंगी सारी बातें। अगर थोड़ी बहुत भी क्लिक कर पा रहे हो मतलब मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ सही दिशा के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए मैंने दोस्तों आपको अक्षांश पढ़ा है, वहां मैंने आपको एक आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिखाया था, उसको हमने आर्टिक सर्किल कहा था, आर्टिक अक्षांश कहा था, अगर आपको याद होता ना तो आपको हम वही बना रहे, ठीक है। देखिए आपके दोस्तों मैप में देखिए आप जो आपका पॉलिटिकल मैप है, तो वहां पर दोस्तों आपको एक ऐसे सर्किल दोस्तों निकलता हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम आपके, इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसका अक्षांश कौन सा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी वाला क्या कहलाता है आपके, अंटार्कटिक वृत्त है ना। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यह दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आपकी 8 देश से निकलता है, इसलिए हमारे लिए कर्क रेखा मकर रेखा दोस्तों आपके ये 15 20 देशों निकल जाती है, और ये आर्कटिक सर्किल केवल दोस्तों आपके 8 देश से निकलता है पूरे विश्व में। तो वो 8 देश आपको यहीं पर दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। वो 8 देश आपको यहीं पर सवाल दिखाऊंगा इसका, ये 8 देश से निकलता है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, केवल दोस्तों नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की आपसे बात कर रहा हूँ। 8 देश से निकलता है आर्कटिक सर्किल, आपको ध्यान रखना है। उस 8 देश कौन से आपके, तो कार को फाइंड कर दो, ठीक है ना। कार को फाइंड कर दो, ठीक है। देखिए कार को फाइंड कर दो, कार को फाइंड कर दो, ये ट्रिक है, कार को फाइंड कर दो, ट्रिक, ठीक है। देखिए सी फॉर कनाडा, ए फॉर यूएसए, ये बोलो सी फॉर कनाडा। गुरुजी अमेरिका तो यहाँ पर है, अरे मेरा डोप गया, तो अलास्का यहाँ पर है ना, अलास्का किस में दोस्तों आएगा, अमेरिका में आएगा, तो ए फॉर अमेरिका या ए फॉर अलास्का, कुछ भी निकला, देश तो अमेरिका ही, ठीक है। ध्यान रखना, लॉजिकल सुना करो बात को, ठीक है। आर फॉर रूस,
आगे दोस्तों इसमें रूस आता है, ठीक है, तो R4 रूस हो गया, R4 दोस्तों आपके R4 रूस हो गया ना, F4 लिखिए फिनलैंड, आगे तो फिनलैंड भी आएगा, आगे फिनलैंड आएगा, ठीक है, I4 लिखिए दोस्तों आपके, F4 लिखिए फिनलैंड, ठीक है, I4 लिखिए आइसलैंड, यूरोप महाद्वीप में आइसलैंड आएगा, ठीक है, N4 लिखिए नॉर्वे दोस्तों, N4 लिखिए नॉर्वे, आइसलैंड का आगे नॉर्वे दोस्तों ना, आइसलैंड का आगे नॉर्वे दोस्तों ना, D4 लिखिए डेनमार्क और S4 लिखिए स्वीडन। तो ये 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 देश से निकलती कौन सी रेखा आपकी आर्थिक रेखा निकलती है। आपको लग रहा होगा गुरुजी पूछता है किसको, हाँ बेटा पूछता है, अभी दिखाते हैं। तो एक सवाल दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा सवाल सुना, बड़ा सवाल पूछा है पर आसान सवाल। देखो सवाल देखो, अभी आप केवल एक ही ऑप्शन देखना सवाल का, यूपीएससी का सवाल, अभी एक ऑप्शन आगे आना बाकी है, इसलिए केवल एक ही देखना। पहले तो आप ये करो, सवाल की तो रेंज देखो आप कितनी बड़ी है। बताओ भाई, सवाल को आराम से पढ़ना, घबराना नहीं, ठीक है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव को घेरता है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर से उथले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा जुड़ा होता है, जिसे खालिस्तान दोस्तों आपके जल मरुथल बोलते हैं, ठीक है, सर्किल बोलते हैं ना, जल संधि बोलते हैं, आप जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो बैरिक जल संधि, पाक जल संधि, हर्षद जल संधि आपके ऑप्शन नंबर 4 बोरस पर जल संधि लिखा होगा, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यह सीजन में आया हुआ सवाल दोस्तों। अब आप सोचिए जब सीजन में सवाल आया होगा भाई साहब, हालत खराब होगी बच्चों की, आप ढंग से नहीं पढ़ा होगा इसको। अब सवाल देखो आप यहाँ पर, सवाल ये बोल रहा है, पहले तो आप आंसर, अब तो आप आंसर कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है इसका। अब तो आप आंसर कर दोगे कौन सी जल संधि है जिससे वो पैसिफिक ओशन जो है उससे जुड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, पैसिफिक ओशन कहां पर बेटा, यहां पर मैंने आपसे बनाया था ना, प्रशांत महासागर जो यहां पर, अरे अभी तो बनाया दोस्तों, प्रशांत महासागर यहां पर सुना, और आर्कटिक सागर कहां पर, यहां पर, याद करो। और तो यहीं पर कौन आपके नॉर्थ पोल भी यहीं पर। सवाल देखो, सवाल देखो, आर्कटिक महासागर आर्कटिक सर्किल के भीतर स्थित है, आर्कटिक महासागर आर्कटिक सर्किल के भीतर स्थित है, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव को घेरता है, उत्तरी ध्रुव को घेरता है। हर पॉइंट हर लाइन मैप में आपको समझ में आएगी दोस्तों, तभी तो मैपिंग हुई, वरना तो कंटेंट हो गया, ठीक है। यह प्रशांत महासागर से उथले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा जुड़ा होता है, यह तो यह आपसे, यह आपकी प्रशांत महासागर से उथले पानी के एक संकीर्ण मार्ग द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एशिया, तो यह प्रशांत महासागर से उथले पानी के एक संकीर्ण मार्ग से जुड़ा होता है, ठीक है। इस जलसंधि को क्या बोलते हैं, अरे इसे क्या बोलते हैं, बैरिक जलसंधि बोलते हैं इसको। इतना तो आसान सवाल है, और थोड़ा घुमा के पूछ लिया इस बार, बैरिक जलसंधि बोलते हैं। सवाल आपके सामने दोबारा दिखाओ, अगला सवाल दिखाओ, दिल तो बनता है आपका, एक सवाल होता है ना, दिखाओ फटाक से। देखो एक एक ऑप्शन छोड़ देना, ऑप्शन नंबर सेकंड, वो भी यूरोप में आएगा, और आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो, आर्कटिक सर्कल के संदर्भ में यूपीएससी का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरता है, आप चेक कर लो। आर्कटिक सर्कल बोल रहा है नॉर्वे, तो नॉर्वे है हमारा, स्वीडन, स्वीडन भी है दोस्तों आपकी, फिनलैंड, फिनलैंड भी है यहाँ पर, और रूस, रूस भी, तो चारों से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है मास्को, आर्कटिक सर्कल दोस्तों उसके उत्तर में। अरे दोस्तों इसके उत्तर में कुछ नहीं है रसूल, इसके दोस्तों उत्तर में आपके उत्तरी ध्रुव है, बाकी सब कुछ दोस्तों इसके साउथ में है, तो ये गलत ऑप्शन नंबर 2 मास्को जो है इसके साउथ में दोस्तों, इसके उत्तर में कुछ भी नहीं है। मैप में अगर आप देखोगे तो इसके उत्तर में कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक तो बड़ा वर्ल्ड मैप मैंने आपको इस बुक के साथ दिया होगा, आपके पास दोस्तों आएगा एक तो बड़ा वर्ल्ड मैप जो है इस बुक के साथ आपके पास पहुंचा होगा, मेरे पास नहीं, आपके पास दोस्तों जरूर आएगा, इस बुक के साथ बड़ा वर्ल्ड मैप है ना, उसको अपने सामने लगा दिया करो और वहां देखा करो दोस्तों कि यार ऐसा है क्या, मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं जीके जी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है कौन सा, वर्ल्ड का ज्योग्राफी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप अखबार में पढ़ोगे, किसी मूवी में देखोगे, आप रूस मास्को आप मूवी में देखोगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कहां पर है वो स्थान, ठीक है। चलिए तो आर्कटिक सर्किल आपके सामने यहाँ पर होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है आर्कटिक सर्किल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपकी, यहीं पर आपकी यह सर्किल कौन सा है, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कर्क रेखा, यह कर्क रेखा जो यहाँ से निकलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो यहाँ से निकलती कर्क रेखा, वो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, तो अभी अफ्रीका महाद्वीप में आएगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आपके मकर रेखा, तीनों रेखा कहाँ से निकलती है, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखाएं वहां से निकलती है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सामने ये महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ के जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो लिखो महत्वपूर्ण पर्वत, इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज, महत्वपूर्ण पर्वतमाला। देखिए वापस दोस्तों मैप बनाइएगा, ये सारी बातें आपको जो फिजिकल वाला मैप है उसमें मिलेगा, ठीक है। अरे 2 मैप मिले होंगे ना आपको, मेरी बुक में तो आपको अलग से बनाए हुए हैं ना, मेरी बुक में तो आपको ये पर्वत अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप वाली बुक है उसकी। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप फिर दोस्तों आपके सामने ना, ये चौथा पांचवा मैप बना रहा हूँ आपको एक ही महाद्वीप का समझने के लिए जरूरी दोस्तों ना, एक ही मैप में किच-किच करूंगा तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको बाद में समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए मैं अलग-अलग बना रहा हूँ, ठीक है।
हम तो यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है दोस्तों ना। ये दोस्तों अलास्का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, अलास्का आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों दो पर्वतमाला है दोस्तों, एक का दोस्तों नाम अलास्का और एक का नाम ब्रुक्स रेंज है, आपके मैप में आपको मिलेंगी। इसका नाम है अलास्का रेंज और इसका नाम ब्रुक्स रेंज, ठीक है। ज्योग्राफी में दोस्तों आपकी ये जो सिंबल होता है किसका होता है, पर्वतमाला का होता है। यह सिंबल किसका होता है, चोटी का होता है, ठीक है। तो अलास्का और ब्रुक्स रेंज आपको दिखाई देंगे दोस्तों, अलास्का और ब्रुक्स रेंज आपको अलास्का और कनाडा की बाउंड्री पर मिलेगी, अधिकांश भाग अलास्का के अंदर मिलेगा आपको, ये दोनों रेंज आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोस्तों यही दोस्तों आपकी, यहीं पर दोस्तों आपकी इसी रेंज में आपकी एक पर्वत श्रेणी स्थित आपकी, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपकी, इसे बोलते हैं एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर, इसको बोलते हैं चोटी यहाँ पर, माउंट मैकिनले। नाम सुना आपने इसका, माउंट मैकिनले। या फिर दोस्तों इसी का नाम हो चुका है देनाली चोटी, जो क्या बोलते हैं बराक ओबामा थे, उनकी बेटी का नाम देनाली था, उन्होंने उसके नाम पर इसका नाम देनाली रेंज कर दिया, ठीक है। तो माउंट मैकिनले है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट मैकिनले या देनाली रेंज, आगे आपको लिखाई चिंता ना करो ना। तो अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहां मैं लिख रहा हूं वही दोस्तों आपको लिखना है, वरना आगे समस्या आ जाएगी, आपको जगह नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो आपको इसको यहीं पर सेट कर देना है, ब्रुक्स, अलास्का और माउंट मैकिनले, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम जो है जो हमारा कनाडा दोस्तों, कनाडा जो है उसकी ओर आते हैं। कनाडा की जो बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, कनाडा की बाउंड्री आपको यहाँ पर है, यही दोस्तों बाउंड्री पर दोस्तों एक पर्वत श्रेणी कौन सी आपकी है, कोस्ट रेंज। क्या नाम है इसका, कोस्ट रेंज। क्या नाम है इसका, कोस्ट रेंज, ठीक है। तो कनाडा की पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसका नाम कोस्ट रेंज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम कोस्ट रेंज आपको नोट करना है, कनाडा के अंदर श्रेणी कोस्ट रेंज का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपकी ये आपका यूएसए हो गया दोस्तों, ये आपका यूएसए हो गया, और यहाँ पर जो रेंज कौन सी आपकी, शियरा नेवादा, बड़ी महत्वपूर्ण रेंज है, शियरा नेवादा बड़ी महत्वपूर्ण रेंज है, शियरा नेवादा। तो अलास्का, ब्रुक्स, कोस्ट रेंज, शियरा नेवादा आपको ऐसे मिलने वाले, ठीक है। यहीं पर दोस्तों इसके सामने आपको बड़ी चोटी मिलने वाली है, बड़ी पर्वत श्रेणी मिलने वाली है, इसे बोलते क्या, इसको बोलते हैं रोकीज, रोकीज पर्वत श्रृंखला। आपकी मैप में आपको बड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी, इसमें से रोकीज ऐसे लिखा होगा रोकीज, ठीक है। तो रोकीज पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके दोस्तों पास में आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा, आपके मैप में देखोगे आप, इसके पास आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा, और वहीं दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलीशन पर्वत मिलेगा, यहाँ पर आपको अपलीशन पर्वत मिलेगा, ठीक है। तो यूएसए के अंदर यहाँ पर आपको अपलीशन पर्वत, यूएसए से आपके कनाडा की ओर जाता हुआ मिलेगा आपको अपलीशन पर्वत, ठीक है। शियरा नेवादा यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ मैक्सिको दोस्तों, मैक्सिको जो है यहाँ पर आपको शियरा मात्रा मिलेगा, शियरा मात्रा दो पर्वत है आपके, शियरा मात्रा दो पर्वत है जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो शियरा मात्रा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पर्वत दोस्तों आपके सामने यहाँ फिर देख लीजिए, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज यूएसए कहाँ पर, अलास्का के दोस्तों अंदर, कोस्ट रेंज कहाँ पर आपकी, ये जो है वो कनाडा के अंदर, शियरा नेवादा पूछूं आपसे, ये यूएसए के अंदर है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। शियरा मात्रा पूछा आपसे, इसको लिख लो, देश कौन सा लिख लो, कोस्ट रेंज कहाँ पर, कनाडा के अंदर, शियरा नेवादा यूएसए के अंदर, शियरा मात्रा मैक्सिको के अंदर, अपलेशियन यूएसए के अंदर, और रॉकीज ये दोनों में, कनाडा प्लस यूएसए दोनों में, ठीक है, रॉकीज पर। अब दोस्तों सबसे ऊंची चोटी आपके माउंट मैकिनले ना, लिखो इसके बारे में लिखना, लिखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मैकिनले डेनाली रेंज आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों कोस्ट रेंज कनाडा के अंदर है, और यहीं पर साथ एक चोटी कौन सी है, यहीं पर एक चोटी है, इसका नाम क्या है, माउंट लोगोन। क्या नाम इसका, माउंट लोगोन। तो लिखिए इसी में चोटी बेटा कौन सी, इसका नाम माउंट लोगोन, ठीक है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट लोगोन, मिल जाएगी आपके में। कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट लोगोन। कनाडा की हाईएस्ट पीक कोस्ट रेंज के अंदर है, माउंट लोगन इसका नाम, आपको ध्यान रखना है, तो माउंट लोगन इसका नाम है। हर दोस्तों शियरा नेवादा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा, शियरा नेवादा। तो लिखिए आप कहां लिखोगे, ऊपर लिखो, ठीक है, देखो शियरा नेवादा। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, शियरा नेवादा। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन कौन सा, शियरा नेवादा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपलेशन पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है, अपलेशन पर्वत, अपलेशन दोस्तों ये आपकी अवशिष्ट पर्वत है, जिस प्रकार दोस्तों हमारा अरावली ऐसी अपलेशन, ठीक है। बाकी दोस्तों आप इसको बोलते हैं खनिजों का अजायब, क्या बोलते हैं, खनिजों का अजायब बोलते हैं इसको, अपलेशन बोलते हैं ना। यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं, ठीक है। प्राचीन पर्वतमाला तो आपके खनिजों का अजायब बोलते हैं, और माउंट मिसेन इसकी हाईएस्ट पीक है, आपके उसमें लिखा हुआ होगा, देखो इसकी हाईएस्ट पीक भी लिखी होगी, ठीक है। तो लिखिए प्राचीन पर्वतमाला खनिजों का अजायब घर है, तो लिखिएगा प्राचीन पर्वतमाला खनिजों का अजायब घर है, और माउंट मिसेन जो है वो उसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। माउंट मिसेन इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक स्थान है आपके, यहीं पर एक स्थान है, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं न्यू इंग्लैंड। गुरुजी क्या बात कर रहे हो दोस्तों, आप सोचिए, सवाल पूछा, कभी पूछ के सवाल कि न्यू इंग्लैंड किस देश के अंदर है, ब्रिटेन, अमेरिका या आयरलैंड, या फिर आपके कोई और देश, मान लो भारत। अब दोस्तों अधिकांश बच्चे सोचेंगे गुरुजी न्यू इंग्लैंड तो कहाँ होगा, इंग्लैंड के अंदर बोल, और ये सवाल हमारे यहाँ से राजस्थान में आरएसपीटी के एग्जाम में पूछा गया सवाल, न्यू इंग्लैंड वाला, आरएसपीटी के अंदर सवाल पूछा गया न्यू इंग्लैंड वाला, वो सवाल मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो ये सारे महाद्वीप, ये सारी आपको चोटियां और पर्वत श्रृंखला आपके सामने, ठीक है।
ये सारी चोटियां दोस्तों आपकी पर्वत श्रृंखला आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। कौन कौन सी देखो, अलास्का ब्रूक्स रेंज, कोस्ट रेंज सियरा नेवादा और सियरा माद्रा, ठीक है, रोकीज पर्वत और अपरेशन पर्वत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी आपकी 3 चोटी मैंने दिखाई आपको, माउंट मैकिनले डेनारी रेंज आपकी, माउंट लोगोन और माउंट मिशे, 3 चोटी आपको इस महाद्वीप में ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 चोटी आपसे पूछ सकता है इस महाद्वीप में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपने एक बात गौर की या नहीं की मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अब गौर करवाता हूं आपकी। देखिए इसका दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट कौन सा है आपके, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पश्चिम वाला ये वाला इलाका है। यहाँ पर दोस्तों आपको रेंज मिलेगी, देखो अलास्का, कोस्ट, सियरा नेवादा, सियरा माद्रा, मतलब दोस्तों आपको यहाँ तो पहाड़ी से यहाँ पर्वत, यहाँ पर ये पर्वत आपको यहाँ पर एक सिस्टमैटिक रूप से मिलने वाले हैं। आपकी बुक में देखो, वर्ल्ड मैप की बुक में देखो, इस पर्वत आपको सिस्टमैटिक रूप से मिलने वाले हैं। ऐसा दोस्तों लगेगा आपको इस पोस्ट पर केवल पर्वत ही, ठीक है। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आपके उठे हुए पर्वत जो होते हैं, उठे हुए पर्वत ना, एक के पास में एक उठा हुआ है, एक के पास में एक आपको मिलेगा पर्वत, ठीक है। इन्हें बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, इनको बोलते हैं पश्चिमी कोर्डिलेरा। कोई सवाल पूछूं आपसे, पश्चिमी कोर्डिलेरा के अंदर कौन कौन से पर्वत है, ये पर्वत आपके उसके अंदर है, अलास्का, कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा, सियरा माद्रा, ये पश्चिमी कोर्डिलेरा है जो आपको ध्यान रखना है। नवीन वलित पर्वत दोस्तों जो कि पश्चिमी भाग के अंदर है और आपस में उठे हुए पर्वत आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसको भी आप कहीं पर लिख लो दोस्तों, इसको भी आप लिख लो, चलो आगे लिख लो, देखो पश्चिमी कोर्डिलेरा, पश्चिमी कोर्डिलेरा लिखो। नॉर्थ अमेरिका, आगे साउथ अमेरिका में भी आए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर उठे हुए नवीन वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, उठे हुए नए वलित पर्वत पश्चिमी कोर्डिलेरा कहलाता है, ठीक है। अभी साउथ अमेरिका आएगा तो वहां पर यही होगा, तो मैंने एक साथ आपको लिखा दिया पश्चिमी कोर्डिलेरा क्या होता है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पश्चिमी कोर्डिलेरा क्या होता है मैंने आपको लिखा दिया एक साथ में यहाँ। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन वाला पोर्शन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद कल दोस्तों मैं आपको कनाडा, यूएसए के बारे में लिखाऊंगा, वही दोस्तों कुछ बातें मैं क्यूबा के बारे में लिखाऊंगा आपको, कुछ दोस्तों यहाँ के महत्वपूर्ण मरुस्थल कौन कौन से, यहाँ झील कौन कौन से, आपकी ग्रेट लेक्स एरिया कौन कौन सा है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं, कल आपके सामने होंगी, ठीक है। अभी कैसा लगा आपको बताना दोस्तों, आपकी उत्कर्ष की प्ले स्टोर पे जाकर रेटिंग होती है, वहाँ पर ऑप्शन होता है रेटिंग का, वो रेटिंग 5 स्टार देना, और कोई भी आपको कुछ कहना हो मेरे बारे में या इस ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के बारे में या क्लास के बारे में, तो कैसा लगता है आपको, आप वहाँ कमेंट कर सकते हो। कि यहाँ तो कमेंट आपको दिखाई देंगे नहीं, वहाँ तो आपका कमेंट जो हमेशा दिखाई देगा, उत्कर्ष के हर मेंबर का आपको कमेंट दिखता है वहाँ पर दिया हुआ। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर आप कमेंट कर देना, जो भी कमेंट आपको 5 स्टार रेटिंग दे देना वहाँ पर, अगर आपको पढ़ता मुझसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी शाम को 8 बजे गौरव बैच वाली क्लास होगी, कल नहीं हो पाई थी, कल बारिश थी यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाई थी, आज होगी 8 शाम को 8 बजे क्लास। पेरिस ओलंपिक की क्लास दे चुका हूँ, कल चेक कर लेना, उससे बाहर पेरिस ओलंपिक का सवाल नहीं आएगा, सारे सवाल मैंने कल आपके सामने कवर कर लिए, आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। कल शाम को क्लास दी मैंने। बाकी मॉर्निंग में 6 बजे मिलता हूँ आपसे, डेली मिलता हूँ। 15 अगस्त को सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स का रैपिड फायर लेकर आऊंगा, पिछले 7 महीनों का, उसको जरूर देखना आप, 2-3 घंटे क्लास लेगी, महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। बाकी जय हिंद।